बुलेटिन में सबसे पहले खबर कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन दो प्यार करने वालों के दरमियान दीवार बन गया, सिफारती आदाब भूल गया। दिल्ली से पाकिस्तान निकाह के लिए आई खातून डॉक्टर उज़्मा को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने अपनी दीवारों के अंदर कैद कर दिया। भारतीय हाई कमीशन पहले इस बात से मुकरा, फिर डॉक्टर उज़्मा की हाई कमीशन में मौजूदगी का एतराफ कर लिया। भारतीय खातून अपने शौहर ताहिर के वीजे की दरखास्त लेकर गई थी। इस बारे में तफसीली तौर पर बुलेटिन में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने चमन के मुतनाज़ा इलाकों की सरहदी हुदूद के तयन के लिए अर्जियाती सर्वे शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि सरहद की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देंगे। सरहदी खिलाफ वर्जी रोकने के लिए जहां तक जाना हुआ जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने चमन के मतनाज़ा इलाकों के लिए जहांगीर और किले लुकमान के सरहदी तयन के लिए अर्जियाती सर्वे शुरू कर दिया। मुश्तरका टीमें जीरो लाइन का दौरा करेंगी और सर्वे 2 से 3 रोज में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया कि सरहद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जहां तक जाना हुआ जाएंगे। IGFC बलोचिस्तान ने कहा कि अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी के जवाब में उनके 50 लोग मारे गए और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये नेगोशिएबल नहीं है, इस पे बहस नहीं हो सकती। बॉर्डर का जो मुकम्मल सर्वे है, जहाँ पे मुतनाज़ा वो बनाना चाहते हैं, उसको हम मुकम्मल तौर पे डिमार्केट करके तो इस मसले को कोशिश करेंगे कि हमेशा के लिए हल कर दें। चमन में बाबे दोस्ती पर पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान फौजी हुक्काम के दरमियान तीसरी बार फ्लैग मीटिंग हुई। मीटिंग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जियोलॉजिकल सर्वे टीमें भी शरीक हुई। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक मुश्तरका अर्जियाती सर्वे में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। सर्वे मुकम्मल होने के बाद रिपोर्ट इस्लामाबाद और काबुल भिजवाई जाएगी, जिसके बाद ही सरहद खोलने का फैसला किया जाएगा। आज पाक अफगान फ्लैग मीटिंग में क्या बात हुई और अब मामलात किस तरह से आगे बढ़ाए जाएंगे, इसकी तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। जी, चमन में पाक अफगान सरहद पर जारी कशीदगी के खात्मे के लिए आज एक तीसरा फ्लैग मीटिंग का इनेकाद किया गया। फ्लैग मीटिंग बाब दोस्ती पर मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम पेशरफ्त हुआ है। इजलास के अख्ताम पर आला फौजी हुकाम के साथ ज्वाइंट जो जियोलॉजिकल सर्वे टीम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उन्होंने अपना सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जदीद नक्शों की मदद से ख़ास करके लिए जहांगीर और किले लुकमा में जो अफगान हुकाम का एतराज़ है, उसको दूर करने के लिए जो जियोलॉजिकल टीमें जो है वो सर्वे कर रही है। सर्वे का ये काम जो है 2 से 3 दिन इसमें लग सकते हैं। मीटिंग के जो अंदरूनी कहानी है, वहाँ पर हुकाम ने बताया कि जो अफगान फोर्सेस ने जो जियोलॉजिकल नक्शे पेश किए, वो नक्शे पाकिस्तान के नक्शों से मुताबिकत रखते थे। तमाम हुकाम का कहना है कि जियोलॉजिकल जो सर्वे टीमें हैं, वो मुश्तरका सर्वे मुकम्मल करने के बाद इसका रिपोर्ट जो है वो काबुल और इस्लामाबाद भेजेंगे, जिसके बाद वो हतमी फैसला करेंगे कि पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती किस टाइम और किस दिन खोला जाएगा। नूर जमाना चकजई हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। जो पाकिस्तानी इलाके में आकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश करेगा, उसे वही जवाब मिलेगा जो अफगान फोर्सेस को दिया गया। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने वार्निंग दे दी। कहा कि अफगान फोर्सेस के नुकसान पर खुशी नहीं, कार्रवाई करना हमारी मजबूरी थी। जब तक अफगानिस्तान अपने रवैये और तरीके ठीक नहीं करता, बाबे दोस्ती बंद रहेगा। अफगान फोर्सेस की दर अंदाजी की नाकाम कोशिश के दौरान जख्मी होने वाले मुतादिद शहरी अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज सिविल अस्पताल चमन पहुंचे और जख्मियों की अयादत की। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई और अफगान फोर्सेस को पहुंचने वाले नुकसान की तफसील भी बताई। अफगानिस्तान की 4-5 पोस्टें तबाह करना पड़ी। अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की। और अब आपको उस खबर की तफसील दें जो हमने आपको बुलेटिन के शुरू में बताई। मुसलसल इनकार के बाद भारतीय हाई कमीशन ने इकरार कर लिया कि डॉक्टर उज़्मा भारतीय हाई कमीशन में ही है। भारतीय खातून अपने पाकिस्तानी शौहर ताहिर के वीजे की दरखास्त लेकर गई थी। हाई कमीशन ने अंदर ही रोक लिया और कहा कि उज़्मा मर्जी से रुकी हैं। शौहर को मुलाकात के लिए कल बुला लिया। एक उम्र का सफर एक लम्हे में गुजर गया। जिंदा तो हूँ, 2 टुकड़ों में बटी। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग में शौहर का वीजा लगवाने जाने वाली उज़्मा बाहर वापस नहीं आई। उज़्मा के शौहर ने भारतीय हाई कमीशन से राब्ता किया तो उसे कोरा जवाब मिला। कुछ भी बात नहीं करा दी उसने उन्होंने ना। मैंने उसको बोला कि उज़्मा के जो उसके घर वाले के नंबर है वो भी मुझे देके, मैं उनको भी कॉल कर लूंगा।
वो भी नहीं दिया। उससे 1 मिनट के लिए मिलवाया भी नहीं। बात हमारे हुई है, वो उसके भाई से, लेकिन वो उसी के फोन से हुई है और उसका फोन उसके साथ है, वो भी उन्होंने बंद रखा है। भारत को न पाकिस्तान भाता है न पाकिस्तानी। भारतीय हाई कमीशन पाकिस्तान दुश्मनी में सिफारती आदाब भी भूल गया। पहले तो भारतीय हाई कमीशन उज़्मा की मौजूदगी से साफ मुकर गया, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो मानना पड़ा कि वो भारतीय हाई कमीशन में ही है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उज़्मा ने वहाँ पनाह ले रखी है और वापस घर जाना चाहती है। जबकि उज़्मा के शौहर ताहिर का कहना है कि उसकी बीवी अपनी खुशी से उसके साथ हाई कमीशन आई थी ताकि शौहर का वीज़ा लगवाए और दोनों भारत जाएं। उज़्मा की भारतीय हाई कमीशन में मौजूदगी की तस्दीक के बाद उसके शौहर ने भारतीय हाई कमीशन से दोबारा राब्ता किया तो उसे तसल्ली दी गई है कि पीर को अपने पासपोर्ट और तस्वीर के साथ भारतीय हाई कमीशन आए, उसका वीज़ा लगवाया जाएगा और वो भारत जा सकेगा या यहीं रहना चाहे तो रह सकता है। ताहिर अली इस उम्मीद पर बुनेर वापस चला गया है कि पीर को वापस आएगा और अपनी बीवी से मिल सकेगा। भारतीय शहरी उज़्मा पाकिस्तानी शहरी ताहिर से मलाइशिया में मिली और 1 मई को बरास्ता वाहगा पाकिस्तान पहुंची। बुनेर के रिहायशी ताहिर अली ने उज़्मा से 3 मई को निकाह किया। निकाह के बाद उज़्मा ने भारत अपने घर राब्ता किया। उज़्मा के भाई ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन में मुलाजिम अदनान से मिलने का कहा। 5 मई को उज़्मा कागजात लेकर अपने शौहर के हमरा इंडियन हाई कमीशन पहुंची। अंदर जाने के बाद शाम तक शौहर बाहर इंतजार करता रहा, लेकिन उज़्मा वापस नहीं आई। इसी खबर पर बात करेंगे जियो न्यूज की नुमाइंदा मोना खान से। मोना, डॉक्टर उज़्मा के शौहर ताहिर अब क्या कल भारतीय हाई कमीशन पहुंच रहे हैं अपने वीजे के लिए? जी बिल्कुल, आज भी हमारा राब्ता हुआ है उज़्मा के शोहर से, तो उनका ये कहना है कि मैं कल सुबह जाऊंगा भारतीय हाई कमिश्नर, क्योंकि भारतीय हाई कमीशन से उनको वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनका नंबर दिया गया था, वो भी इंडियन ही हैं। उनका नंबर ताहिर को दिया गया था और कहा गया था कि आप इस नंबर पर राब्ता कर लें, और कहा गया था कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपकी उज़्मा से मुलाकात भी करवाई जाएगी और आपको इंडिया का वीज़ा भी दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे आप उज़्मा के साथ भारत चले जाएं या चाहे आप यहाँ पे रुकें। ये उनको एक दिलासा दिया गया था, एक उम्मीद दी गई थी भारतीय हाई कमीशन की। आपका बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर होने वाले भारतीय मजालिम उजागर करना बर्दाश्त न हुआ। काबिज भारतीय इंतजामिया ने मकबूजा वादी में जियो न्यूज समेत 34 पाकिस्तानी और सऊदी टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी है। मकबूजा कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हुकाम के आगे सर झुकाते हुए अपनी रियासत में तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को हुक्म जारी कर दिया है। मकबूजा वादी में सोशल मीडिया भी कई दिनों से बंद है और अहले कश्मीर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप खोलने से भी महरूम है। बुलेटिन में अभी आपको एक खबर दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथी गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी को बलोचिस्तान में तुर्बत के इलाके मंद से बाजियाब करा लिया गया है। एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल तारिक धारेजो के मुताबिक बाजियाबी के लिए कार्रवाई हसास इदारों की मदद से की गई। गुलाम कादिर मरी और अशफाक लगारी मुबैना तौर पर 1 माह कबल कराची से जामशोरो जाते हुए लापता हुए थे। तारिक धारेजो के मुताबिक अशफाक लगारी की रिहाई के लिए तावान मांगा गया था। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई तावान के लिए की गई और उस कॉल को ट्रेस किया गया। गुलाम कादिर मरी के गनमैन समेत 2 ड्राइवर्स को भी बाजियाब कराया गया है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि डॉन लीक्स पर वजारत दाखिला कल या परसों नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इस पर अभी कुछ कहना गैर मुनासिब होगा। डॉन लीक्स के मामले पर सियासत की जा रही है। तफसीली नोटिफिकेशन में वाज़े होगा कि किसका क्या किरदार था। मेरे ख्याल में जितना डॉन लीक्स के ऊपर एनालिसिस हुआ है और अभी इस वक्त भी जो पॉलिटिक्स की जा रही है, और अभी मैं समझती हूँ कि अभी नोटिफिकेशन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी इंशाल्लाह कल या परसों तक, जो उनको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। आज भी चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात हुई थी, तो जितनी एप्रीहेंशंस हैं कि उस रिपोर्ट में क्या है वो उस नोटिफिकेशन में जब वो रेकमेंड करेगी इंटीरियर मिनिस्ट्री उसमें आएगा। लेकिन मुझे भी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो नोटिफिकेशन था उसमें जब APNS को वो जो लिखा हुआ है, तो मैं अभी तक उसमें डिटेल में जाए बगैर, क्योंकि मैं भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रही हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से खुलकर वो तजवीज़ आएगी जब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री नोटिफाई करेगी। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें बेहतर तरीके से ये पता चल सकता है कि किसका क्या रोल है, और फिर हो सकता है APNS को दिया गया और APNS पे CPNE के ज़रिए जो भी आप लोग मिल के बॉडी उसमें डिसाइड करें वो चीज़ हो। तो कबल अज़ वक्त मेरे ख्याल में इसके ऊपर कमेंट करना कि उसमें क्या आ रहा है और रिकमेंडेशंस क्या हैं थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा।
सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जलसे का इनेकाद किया है। जिना स्टेडियम के ये मनाजिर हैं जहां कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त स्टेज पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मरकजी कायदीन के हमरा बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ना अदलिया में फरीक बनी और ना JIT में बनेगी। वजीर आजम जब 19 ग्रेड के अफसर के सामने पेश होंगे तो पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कहां जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी का मजीद कहना था कि इमरान खान से कहा था अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में ना दें, पार्लियामेंट के जरिए ऐसी कानून साजी करें कि मुल्की खजाना लूटने वाला बच ना सके। आइन का, कानून का एहतराम किया है। हमने पार्लियामेंट को बालादस्त बनाया था और हमने इमरान खान साहब से भी मुतालबा किया कि आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें, आप अपने पार्लियामेंट में कवानीन पेश करें और वो लेजिस्लेशन हो और हमेशा हमेशा के लिए ये साबित हो जाए कि कोई भी मुल्क का खजाना लूटेगा तो बच नहीं सकेगा। बख्तावर भुट्टो भी मुक्केबाजी पर उतर आई। दुबई में रिंग के किंग आमिर खान और उनकी अहलिया फरियाल मखदूम से मुलाकात की। बॉक्सिंग के जौहर भी दिखाए। मुलाकात में आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी। आसिफा और बख्तावर ने आमिर और उनकी अहलिया को बेनजीर की किताब भी दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सियालकोट में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। हर वक्त ये दो रास्तों के सामने खड़ी होती है। एक तरफ है अदल और इंसाफ का रास्ता, वो रास्ता जिसमें अल्लाह खुशहाली देता है, जिसमें इज्जत देता है अल्लाह, उस रास्ते पे। और दूसरे रास्ते पे जिल्लत और गुर्बत, इंतशार, जुर्म, दहशतगर्दी, तबाही। तो मैं आज आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम किधर खड़े और हमने जाना किधर है। ये जरा वीडियो देखें। ये कल नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा मैं ये सुन लें और फिर मैं आपको आगे मजीद बात करता हूं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इतने घपले और करप्शन के स्कैंडल हैं कि अगर तहकीकात की जाए तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। इतना कुछ प्रोब होने वाला है, इतने घपले हैं, इतने यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। सुना, जरा गौर से सुने। फिर उन्होंने कहा कि इतने करप्शन के स्कैंडल हैं कि अगर आदमी इनके ऊपर, अगर करप्शन के ऊपर तवज्जो दे तो और कोई काम नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तानियों, मैं जब बड़ा हो रहा था, पाकिस्तान सबसे तेजी से इस खित्ते में तरक्की कर रहा था। हम सबसे तेजी से आगे जा रहे थे। पाकिस्तान का जो सालाना आमदनी थी वो सिंगापुर के बराबर थी। नौजवानों ये सुनो आप, पाकिस्तान की जो औसत आमदनी थी वो तकरीबन 400-500 डॉलर थी, सिंगापुर के बराबर। वो सिंगापुर आज किधर खड़ा है और पाकिस्तान किधर खड़ा है? 50 साल के बाद पाकिस्तान की औसत आमदनी 1,500 से 2,000 डॉलर है। जानते हैं सिंगापुर की औसत आमदनी क्या है? 50,000 डॉलर औसत आमदनी। हर सिंगापुर का शहरी, उसकी आमदनी 50,000 डॉलर है। पाकिस्तान की 1,500 से 2,000 डॉलर है। क्या हुआ? सिंगापुर को एक लीडर मिला, उसने सिंगापुर में अदल और इंसाफ कानून ठीक किया, इदारे मजबूत किए। और ये जो भी मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि यहां करप्शन इतनी है, हम क्या करें? अगर हम करप्शन के ऊपर हाथ डालते हैं
तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सिंगापुर में उसने करप्शन पे हाथ डाला, इदारे मजबूत किए और वो डेवलपमेंट हुई जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि वहां औसत आमदनी 50,000 अरब रुपया डॉलर है। तो क्या हुआ उधर? तो उन्होंने जब करप्शन पे हाथ डाला तो वो तो डेवलपमेंट हुई, वो तो मुल्क आगे निकल गया। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर है। जानते हैं सिंगापुर की एक्सपोर्ट क्या है? सिंगापुर की आबादी 40-50 लाख है, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। सिंगापुर की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है 20 अरब डॉलर। सिंगापुर की एक्सपोर्ट जानते हैं क्या है? 520 अरब डॉलर। मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो मुल्क अपनी करप्शन को खत्म करते हैं, इंसाफ का निजाम लेके आते हैं, इदारे मजबूत करते हैं, वो खुशहाल होते हैं। उधर खुशहाली आती है, उधर डेवलपमेंट होती है। ये जो नवाज शरीफ अभी कह रहे थे कि हम करप्शन को पकड़ें या डेवलपमेंट करें, जब आप करप्शन को नहीं पकड़ते मियां साहब तो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ आपके जाती बैंक अकाउंट्स में होती है। आपके मेफेयर फ्लैट्स बनते हैं, आपकी जाती फैक्ट्रियां बनती हैं, कौम गरीब हो जाती है, छोटा सा तबका अमीर हो जाता है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मुल्क बना था, कभी ना इस चीज को भूलना, ये मुल्क बना था कि हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनानी थी। तो जो इस्लामी फलाई रियासत मदीना की थी, उधर सबसे बड़ी चीज क्या थी? अदल और इंसाफ। क्या था उनके पास? मुझे बताएं, अरबों के पास क्या था? अभी तो 13 सदियों के बाद तेल मिला था, वो तो रेगिस्तान था। तो क्या चीज थी वहां? कौन सी टेक्नोलॉजी आई? किधर से इन्वेस्टमेंट आई? क्या हुआ कि वो दुनिया की अजीम तरीन सुपर पावर बन गए? 700 साल तक दुनिया की पावर बने रहे। क्या था? अदल और इंसाफ, इदारे मजबूत किए। उनका जो लीडर थे सादिक और अमीन थे, सच्चे और ईमानदार। और उन्होंने जब इदारे मजबूत किए तो मुसलमानों के इंसाफ का निजाम ऐसा था कि जो दूसरी कौमें थी वो मुसलमानों जब रोमन एम्पायर गिर रहा था या पर्शियन एम्पायर गिर रहा था, दूसरी कौमें दावत देती थी उनको, क्योंकि मुसलमानों का इंसाफ का निजाम अच्छा था। तो ये है वो पाकिस्तान जो हमने उस रियासत की शक्ल पर बनाना था, जिधर हमने एक ऐसा निजाम लेके आना था, जिधर ऐसा अदल और इंसाफ का निजाम था कि यहां खुशहाली आनी थी। यहां जिस तरह मदीना की रियासत में एक वक्त आया कि ज़कात लेने के लिए लोग नहीं मिलते थे, तो सियालकोट के लोगों, ये है हमारा रास्ता। 2 रास्ते, तबाही का रास्ता है, इसी रास्ते पे चलते रहे। एक छोटा सा टोला आए, हुकूमत करे, पैसे बनाए, पैसा मुल्क से बाहर भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, अपनी जात को फायदा पहुंचाए और कौम गरीब होती जाए। ना कौम को तालीम दे, ना अपने किसानों का ध्यान रखे, ना लोगों के लिए अस्पताल बनाए, ना नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त करे। कौम गरीब होती जाए, मकरूज होती जाए, पैसे चोरी करके जब बाहर जाएंगे तो मुल्क को कर्जे लिए, IMF से कर्जे लो, कर्जे वापस करने के लिए लोगों पर टैक्स लगाओ कि कीमतें बढ़ेंगी, गरीब और मजीद गरीब होगा, गुर्बत बढ़ेगी। ये है हमारी तबाही का रास्ता। जब हम कर्जे जिन मुल्कों से लेंगे, हम अपनी आजादी खो बैठेंगे।
हमें पूछे कि यहां इतनी महंगी है, ईरान साथ वाला मुल्क था, गैस देने के लिए तैयार था, क्यों नहीं हमने ईरान से गैस ली? क्योंकि जिन लोगों से हम कम कर्जे ले रहे थे वो हमें इजाजत नहीं देते थे कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन लगा के तो गैस लें। तो जिन लोगों से हम कर्जे ले रहे थे वो हमें हुक्म करते थे, वो हुक्म जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ थे, जो हमारी अवाम के खिलाफ थे, जो हमारी अवाम को गुर्बत में डाल रहे थे। कर्जे लेते हैं कोई, गुलामी करती है कौम, कर्जों की कीमत देती है कौम। कैसे कीमत देती है कर्जों की? आईएमएफ ने अभी इसहाक डार को दुबई में कहा कि 40 अरब रुपए के मजीद और टैक्स लगाओ पाकिस्तानियों पे। तो जब 40 अरब रुपए के टैक्स और मजीद और लगेंगे, याद रखिए सारी चीजें महंगी होंगी। आपकी बिजली महंगी होगी, आपकी गैस महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, आज हम बड़े अहम मोड़ पे खड़े। हमने अब फैसला करना है, हमने फैसला करना है कि क्या ऐसे ही चलते रहना, कर्जे लेते रहने हैं, मकरूज होता जाना है, गुर्बत बढ़ती जाएगी, या जो मैं आज आपको बताने आया हूं कि इंशाअल्लाह एक हमारे पास दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता ये कि हम अपने इदारे मजबूत करें। नवाज शरीफ जब कहते हैं कि हम क्या करें, करप्शन इतनी ज्यादा है, नवाज शरीफ आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करप्शन खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे आप खुद पकड़े जाएंगे। अगर आप नैब को ठीक करेंगे तो नैब तो सबसे पहले आपको पकड़ेगी, क्योंकि आपके 13 केसेस हैं नैब में। अगर आप नैब को ठीक करेंगे तो नैब तो आपके साथ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वजीर बैठे हुए हैं, आपके पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पकड़े जाएंगे। तो जो कौमें तरक्की करती हैं वो इदारे मजबूत करती हैं, और इदारे मजबूत वो कर सकता है जिसको खुद फिक्र ना हो, उसको खुद फिक्र ना हो कि अगर इंसाफ का निजाम ठीक होगा तो वो खुद पकड़ा जाएगा। इंशाअल्लाह ये जो दूसरा रास्ता है ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रास्ता, खुशहाली का रास्ता। मैं आपको मिसाल देता हूं। जब आप अपने इदारे मजबूत करते हैं, मुल्क में सरमायाकारी होती है, सरमायाकारी होती है, नौजवानों नौकरियां मिलती हैं। लेकिन सरमायाकारी तब होती है जब आपका गवर्नेंस सिस्टम ठीक होता है। वो तब ठीक होता है जब आपके इदारे काम करते हैं। जब आपकी गवर्नमेंट में करप्शन जाती है, लोग आपके मुल्क में पैसा लेके आते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। जब सरमायाकारी होती है, खुशहाली आती है। तो पख्तूनख्वा की मैं आज आपको मिसाल देने लगा हूं कि हमारी तकरीबन 4 साल हुकूमत हुई। मैं आज आपको पख्तूनख्वा की मिसाल देता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान में यह पहली दफा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आए हैं। यह पहली दफा हुआ है 34,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं। और इससे भी बड़ी बात कि एक हमारा एमपीए जियाउल्लाह बंगश, उसने एमपीए ने अपनी बेटी प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाली। फैसल क्लिप है तो दिखाएं।
PTI के नारे के ऐन मुताबिक महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा वाकई तब्दील हो गया है। कोहाट के MPA ज़ियाउल्लाह बंगिश ने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। MPA की बेटी अब बाकी तालीम सरकारी स्कूल से ही हासिल करेगी। इससे ये बात वाज़ेह हो गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सियालकोट में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं।